मेरी शादी एक नामर्द से हो गई। वह कभी भी बाप नहीं बन सकता था। लेकिन जो मेरे ससुर थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी उम्र लगभग 65 साल की थी, लेकिन इतने में भी वह अभी भी 45 साल के लगते थे। मेरे पति अपना सारा समय अपने ऑफिस में ही बिताते थे, जब तक मेरे ससुर जी मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते थे। इतनी उम्र में भी हट्टे कट्टे पहलवान से थे। उन्हें मेरा बहुत ख्याल रहता था। शादी के 6 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। जब मेरा पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। एक सामान्य पति होता तो वह इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो जाता, लेकिन हम दोनों यह खबर सुनकर हैरान रह गए। और जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है तो मेरी जान ही निकल गई। क्योंकि तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र लगभग 29 साल है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे बाबा बचपन में नहीं रहे। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ। दो छोटी बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर का गुजारा चला रही थी। धीरे धीरे कर मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी, क्योंकि अगर मैं पहले शादी कर लेती तो फिर उनकी देखभाल कौन करता, उनको कौन संभालता। इसलिए सही उम्र में मैंने उन दोनों को विदा कर दिया। अब घर में मैं अकेली रह गई थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी लगने लगा था कि मुझे शादी करनी चाहिए। ज़िंदगी में एक साथी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो मेरी तन्हाई को दूर कर सके, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। वैसे तो यह सब सोचना एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे माता पिता तो थे ही नहीं। वह मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरी उम्र भी अब ज़्यादा होने लग गई थी, इसलिए मेरे पास कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। एक दिन मैं मार्केट गई थी। वहाँ मुझे मेरी पुरानी सहेली मिल गई। उसकी भी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो गए थे। उसने मुझसे मेरी शादी के लिए पूछा, तो मैंने भी उसे बातों बातों में सब कुछ बता दिया। काफ़ी देर बाद बात होने के बाद उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 38 साल है। उसकी शादी तो हो चुकी है, पर उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि वह कभी भी बाप नहीं बन सकता। उसके घर में हर चीज़ की भरमार है, पैसों की कोई कमी नहीं है। पर जब से कुछ रिश्तेदारों में यह बात पता चली, तब से उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए हैं और अब वह कुंवारा ही है। यह सब सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपनी सहेली से कहा कि अगर तुम चाहो, अपने भाई की शादी मुझसे करना चाहो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसे छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊँगी और उसको किसी बात के लिए ताना भी नहीं मारूँगी। उसने हैरानी से पूछा, तुम उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने उससे कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी दो बहनें शादी हो चुकी है। बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँ और उनका सहारा बन जाऊँ और वो मेरा सहारा बन जाए। आखिर मैं भी कब तक अकेले रहूँगी और मेरे लिए कोई अच्छे रिश्ते भी तो नहीं आ रहे। अब मुझे अच्छे साथी की ज़रूरत महसूस होती है। बच्चे भी नहीं होंगे तो क्या हुआ, कम से कम ज़िंदगी में एक हमसफ़र तो होगा। मैं तुम्हारे भाई के साथ ज़िंदगी काटने को तैयार हूँ। हम दोनों अकेले तो नहीं होंगे ना, कम से कम। मेरी सहेली ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अगर तुझे मंजूर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी उसे घर में एक औरत की ज़रूरत भी है। हमारी माँ बहुत पहले गुजर चुकी है और वह बूढ़े पिता के साथ रहते हैं। अगर तुम उस घर में चली जाओगी तो उस घर की रौनक वापस लौट आएगी और उनका घर भी संभल जाएगा। फिर वह कहने लगी, अब मैं अपने भाई से भी बात कर लूँगी। और वैसे भी तुम अब ये रिश्ता पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे जैसी ही लड़की की ज़रूरत है, सीधी सादी। और वह मेरी बात भी बहुत मानता है। वह इस रिश्ते को अब कभी मना भी नहीं करेगा। एक दो दिन ऐसे ही गुजर गए। तब मेरी सहेली मेरे घर आई और इस बार वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। उसने कहा, मेरा भाई मान गया है, वह तुमसे शादी करने को तैयार है, पर उन्होंने शर्त रखी है। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या शर्त रखी है? उसने कहा, मेरा भाई बस इतना चाहता है कि दुनिया वालों को कभी भी उसकी नामर्दी, उसकी बीमारी का पता ना चले। मैंने कहा, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, मैं ये बात कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगी और वह
फिर एक हफ्ते बाद अपने भाई को मेरे घर लेकर आई। उसके भाई को मैं पसंद भी आ गई और फिर 1 महीने बाद ही हमारी शादी हो गई। सभी रिश्तेदारी के लोग परेशान थे कि इस लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया। मैंने अपने पति की बीमारी के बारे में अपनी बहनों को भी नहीं बताया। मेरे पति का इलाज मेरे सीने में ही दफन हो गया था। हमारी शादी भी अच्छे से हो गई और उसके बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम राहुल था। वहाँ पहुँचते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि यह घर तो एक आलीशान बंगले की तरह था जो किसी महल से कम नहीं था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो जाएगी, इसलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। सारी रस्में हो गई और मैं अपने कमरे में पहुंच गई, जहां हमारी शादी की पहली रात की सेज सजाई गई थी। मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद राहुल कमरे में आए, पर वह थोड़ा परेशान दिख रहे थे। वह शायद अपने अंदर की कमी की वजह से मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। उनकी परेशानी समझ चुकी थी, इसलिए मैं उनके पास गई और उन्हें यकीन दिलाया कि सारी बातें मैं कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगी और ना ही मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव आएगा। इन सारी बातों के बाद राहुल का चेहरा जैसे गुलाब की तरह खिल गया था। वह मेरे पास आकर बैठ गए और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने मेरे हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी पहनाई और कहने लगे, प्रिया, तुम मिल गई हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। मैं भी राहुल को पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब से वह मेरी ज़िंदगी में आए थे, तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा था। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गई थी। राहुल ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब दुख दर्द भूल चुकी थी। राहुल ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में भी सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। उसने मुझे बताया कि जब काफ़ी दिन तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन दोनों ने मिलकर डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि कमियां मुझ में हैं। जब यह बात मेरी पत्नी को पता चली तो वह घर छोड़कर चली गई। इन सब बात में मैं पूरी तरह टूट चुका था और सोच लिया था कि कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं राहुल की परेशानी को अच्छे से समझती थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी बच्चे की भावना ज़रूर थी और मुझे पता था कि यह नामुमकिन है। कुछ दिन इसी तरह से बीत रहे थे। मैं खूब मन लगाकर राहुल और उनके पिता की देखभाल कर रही थी। मैंने घर को अच्छे से संभाल लिया था। शाम के समय हम तीनों एक साथ बैठकर चाय पीते थे और रात में हम एक साथ खाना भी खाते थे। राहुल का कपड़ों का एक कारोबार था, इसलिए अक्सर घर आने में लेट हो जाते थे। मैं जब भी अकेलापन महसूस करती तो मेरे ससुर जी मुझसे बातें करते रहते थे। इस तरह उनका भी दिल लग जाता था और मेरा भी वक्त गुजर जाता था। एक रात की बात है, राहुल को आने में देर हो गई। मैं घर का सारा काम करके अपने कमरे में आराम करने चली गई और मेरी आंख लग गई। कुछ घंटे बाद से अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ससुर जी मेरे कमरे में घूम रहे हैं। उन्हें अचानक से अपने कमरे में देखकर मैं तो चौंक ही गई। मुझे थोड़ा डर भी लगा। मैंने कहा, पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा, राहुल अभी तक घर नहीं आया है। मुझे तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए तुम्हारे कमरे में चला आया कि कहीं तुम अकेले में डर ना जाओ। मुझे उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं दिख रही थी, क्योंकि जब मैं लेटी थी तब मेरे ऊपर एक चादर डला था और अब मेरे ऊपर चादर नहीं था। इसका मतलब किसी ने मेरे ऊपर से चादर हटाई है। मैंने उनसे कहा, पापा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। जैसे ही राहुल आएंगे मैं आपको बता दूंगी। वह बोले, बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बातें कर सकती हो? मेरा जी हल्का हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं तो और भी ज़्यादा चौंक गई थी। मैंने कहा, पापा जी, रात बहुत हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। मेरे ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बस एक कप चाय बनाकर दे दो। मैंने उनको एक कप चाय बनाकर दे दी और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। उस दिन मुझे अपने ससुर का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगा था। धीरे धीरे मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
मेरी हालत देखकर राहुल मुझे डांट लगाने लगे और बोले, तुम कमज़ोर हो गई हो, शायद अपने खाने पीने का ख्याल तुमने छोड़ दिया है। आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा, तुम्हें ताकत की दवाइयाँ दिलाकर लाऊंगा, जिससे तुम खाना अच्छे से खा पाओगी और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर राहुल चिंता करने लगे और उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हम हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। यह एक सामान्य पति पत्नी के लिए तो शायद खुशखबरी होती, लेकिन हम दोनों के लिए खबर सुनकर हैरान होना लाजमी था। मैं और राहुल बहुत अजीब नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों को ही यह बात अच्छे से मालूम थी कि राहुल कभी भी बाप नहीं बन सकते। तो आखिर ये बच्चा किसका था? राहुल ने उस समय मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी में ले आए और रास्ते में उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जब हम घर पहुंचे तो ससुर जी बाहर बैठकर हम दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे घर पहुंचते ही ससुर जी ने पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतना सुनते ही राहुल को गुस्सा आ गया और उसने रिपोर्ट को फेंकते हुए कहा, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात हम तीनों को अच्छी तरह मालूम है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब यह बच्चा मेरा नहीं है, और अगर यह मेरा नहीं है तो यह बच्चा किसका है? यह सब देखकर मुझे तो चक्कर आने लगे थे। मैं खुद सोच रही थी कि यह सब क्या है और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई, क्योंकि मुझ में यह सब बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मैं बेकसूर थी। लेकिन मेरा पति इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, और वह किसी हद तक सही भी था। राहुल की सारी बातें सुनकर ससुर जी कहने लगे, तुम थोड़ा सोच समझकर बात किया करो, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने राहुल से कहा, मैं नहीं जानती बच्चा किसका है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई भी मर्द अभी तक नहीं आया है। राहुल ने गुस्से में कहा, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। आज मुझे समझ आया कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के पाप को अपना लूँ और अपना नाम उस बच्चे को दूँ। जो बेहतर यही होगा कि तुम अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। ससुर जी ने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उधर आधी रात को राहुल ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए मैं वापस अपने घर की ओर आ गई। मैं अभी भी वही सोच रही थी जो राहुल ने मुझसे बोला था। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मुझे अभी भी राहुल की परवाह थी, क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करती थी। मैं रोती रोती वहीं पर बैठी बैठी ज़मीन पर ही सो गई। मेरी आंख तब खुली जब सुबह मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी वही सहेली यानी मेरी ननंद खड़ी हुई थी। उसको देखकर मैं उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है और मेरे पेट में कैसे आया। वह बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही और मुझे समझाती रही। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और इतना कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक बस यही सोचती रही कि मेरी ज़िंदगी में राहुल के अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर यह बच्चा कैसे और कहाँ से मेरे पेट में आ गया। अचानक मेरे दिमाग में उस रात का ख्याल आया जिस दिन राहुल देर से आए थे और ससुर जी मेरे कमरे में घूम रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद मैंने दिमाग में यह बात आई कि कहीं ससुर जी ने ही तो यह सब मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में अगर राहुल के अलावा कोई और था तो वह ससुर जी ही थे। राहुल तो अक्सर आने में लेट हो जाया करते थे, और रात का खाना खाने के बाद जब मैं कमरे में जाकर सो जाती थी तो कहीं उन्हें ही मेरा कुछ सो जाती थी तो कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं किया।
उनका मेरे ऊपर इतना प्यार जताना और हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। मैं बस यही सोचती रहती थी कि मैं कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं और कैसे अपने पति के साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूं। करीब एक हफ्ते बाद मेरी सहेली अपने भाई राहुल को लेकर मेरे घर आई और राहुल को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान ही रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल मुझे लेने कैसे आ गए, पर मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा राहुल की ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा था। मैं बिना कुछ कहे उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि हमारे पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। ससुर जी ने फूल माला से मेरा स्वागत किया। मैं सब देखकर हैरान थी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी सहेली ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। तुमने इस घर को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैंने अपनी हैरत भरी नज़रें राहुल पर डाली तो राहुल शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुकाए खड़े थे। मेरी सहेली मुझे सारा सच बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए उन्होंने दोबारा से भैया को उस लेडी डॉक्टर के पास भेजा जिससे पहले वाली भाभी और भैया का चेकअप कराया था। भैया ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहिबा, आपने कहा था कि मेरे अंदर कमज़ोरी है और मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब उस लेडी डॉक्टर ने नज़र झुकाई और शर्मिंदगी से कहा कि आप में कमी कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम आप में कभी नहीं थी। दरअसल आपकी पहली पत्नी को आपसे छुटकारा चाहिए था, इसलिए आपको ऐसी दवाइयाँ देती थी ताकि सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाए और वह आपसे ढेर सारे पैसे वसूल कर सके। उसी ने पैसे देकर मुझसे छोटी रिपोर्ट बनवाई थी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने पैसे के लालच में आकर तुमसे ये सब कहा था। राहुल ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई भी मर्द होता तो शायद वह यही करता। तो वह अपनी जगह बिल्कुल सही थे। मैंने अपनी नंद को गले से लगाया और उसको बहुत सारा धन्यवाद दिया। मैंने ससुर जी के पैर छुए, क्योंकि मैंने उनके बारे में भी गलत सोचा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह सारे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और हमें इन रिश्तों को बहुत ही प्यार से संभालना चाहिए। कभी कभी मामूली सी गलती की वजह से बहुत गहरे रिश्ते भी चुटकी में टूटकर बिखर जाते हैं। यह घर तुम्हारा है और अब तुम हमेशा से इस खारी घर में रानी बनकर रहना। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। राहिल जैसे इंसान को पाकर मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।